नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग ओशनोग्राफी पार्ट 1 के अंतर्गत महासागरीय नीतल के ऊंचावच रिलीफ ऑफ द ओशन बेसिन को देखेंगे। यह टॉपिक टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें कंटेंट्स क्या क्या है इस वीडियो में, तो पृथ्वी पर जल एवं स्थल का वितरण किस प्रकार से है उसको डाटा के माध्यम से बताया गया है। 4 महासागरों का सामान्य विवरण है, इससे सामान्य प्रश्न आते हैं। महासागरीय नीतल के ऊंचावच रिलीफ ऑफ द ओशन बेसिन, इसमें आप देखेंगे महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में बताऊंगा, महाद्वीपीय मग्न ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप, गहरे या गंभीर सागरीय मैदान, या इसको अंग्रेजी में याद रख लीजिए डीप सी प्लेन, और चौथा है महासागरीय गर्त, ओशन ट्रेंच। इनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके अलावा अंत में महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को मैं बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे वीडियो स्टार्ट होता है तो मैं बेसिक्स बताता हूं और आगे बहुत ही अच्छा मैटर होता है वीडियो का, तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। पृथ्वी पर जल एवं स्थल का वितरण यहाँ दिखाया गया है। संपूर्ण पृथ्वी यदि 100% है उसमें 70.8% जल है। इसको 71% राउंड फिगर में दे देता है एग्जाम्स में, लेकिन एग्जैक्ट फिगर यदि कहेगा तो 70.8% होगा। और स्थल 29.2% भाग स्थल है। दक्षिणी गोलार्ध में देखिए 81% आपका जल है और 19% आपका स्थल है। इसका उल्टा देखिए उत्तरी गोलार्ध में 40% केवल जल है और 60% आपका क्या है, स्थल है। तो इस तरह से ये डाटा याद करना जरूरी है, एग्जाम्स में आ जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में कितना प्रतिशत जल का विस्तार है या स्थल का विस्तार है, दक्षिण गोलार्ध में क्या स्थिति है, तो इसको याद रखेंगे। पृथ्वी का क्षेत्रफल करोड़ वर्ग किलोमीटर में दिया गया है। 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर जल फैला हुआ है और स्थल 14.89 स्थल। ये डाटा याद रखिएगा, अभी आगे कुछ इससे और रिफरेंसिंग मिलेगी आपको। इस तरह से कुल पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वह 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यहाँ देखिए महासागरों की औसत गहराई दिया हुआ है, 3800 मीटर गहराई है सागरों की औसत। अब स्थल की औसत ऊंचाई कितनी है, सी लेवल से ऊंचाई कितनी है, तो 840 मीटर। ये दोनों आंकड़े याद रखिएगा, सामान्य प्रश्न है, ये सब गलती परीक्षाओं में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे पृथ्वी पर जल का वितरण देखिए, 97.25% महासागर में है। इसको 97% मोटा मोटी मान लेते हैं। उसके बाद से हिमानिया एवं हिमटोपिया यानी आइस के रूप में जो है 2.05% आपका जल है। इसको 97 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, मोटा मोटी एग्जैक्ट यही वैल्यू है। तो इस तरह से 1% में बाकी जल है। तो उसमें भी देखिए क्या है, भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर 0.68% आपका अंडरग्राउंड वाटर के रूप में है। झीलें 0.01%, यानी कि अब इससे कम ही होगा। तो ये दे सकता है कि इनको क्रम से लगाइए क्या है, तो इसको आसान तरीके से याद कर सकते हैं। महान हिमालय भूमिगत हो जाएगा तो क्या बनेगा, झील बनेगा। महान हिमालय भूमिगत हो जाएगा तो वहां पर झील बन जाएगा। यह क्रम है अधिक से कम की तरफ। और इसका विस्तार है मृदा में नमी, वायुमंडल, नदी नाले, जैवमंडल में सबसे कम यहाँ पर दिख रहा है। एनसीईआरटी से ये डाटा उठाया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये 4 तक याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है। उसके बाद से खारे जल और मीठे जल का अनुपात लगभग होगा, कितना होता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2-3 बार। तो इसमें 9.7 जो है खारे जल होता है और 0.3 आपका अनुपात किसका है, मीठे जल का। तो 97.25 इसी को यहाँ पे 9.7 और 2.03 इसका इस रेशियो से निकाला गया है, तो आ गया है। इसी को दूसरे रूप में अगर देखेंगे, यदि हम मीठे जल को 1 मान ले तो खारे जल का अनुपात क्या होगा, 32.33। ठीक है, तो इस डाटा को आप दोनों को याद रखेंगे, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, विश्व के 4 महासागर कौन कौन से हैं, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये 4 महासागर हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन। इनका औसत गहराई ये पूछता है। तो सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, 4280 मीटर इसकी औसत गहराई है। कहीं कहीं कुछ अलग भी मिलेगा, 4500 मिलेगा, 4300 मिलेगा, उस पर नहीं जाना आपको। ये बस जानिए कि 42 से ऊपर है तो वह पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है।
3900 मीटर, ये 3500 भी कई किताबों में मिलेगा, कुछ और डाटा मिलेगा। ये 3900 एग्जाम्स में जितनी बार आया है उतनी बार ये 3900 3900 मीटर ही इसको दिखाया है। तो ये मोटा मोटी एक आंकड़ा याद रखिए। दूसरा सबसे गहरा जो है वो इंडियन ओशन, हिंद महासागर है, ये 4000 मीटर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कई किताबों में यह आपको मिलता है। तो सबसे गहरा कौन हो गया? प्रशांत महासागर, उसके बाद से हिंद महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, और सबसे छिछला यानी कम गहरा जो महासागर है वह है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 16.57 करोड़ वर्ग किलोमीटर आपका प्रशांत महासागर फैला हुआ है। एग्जैक्ट वैल्यू में 16 का आधा क्या होगा? 8, और 8 में से 1 घटा देंगे 7, और 1 घटाए थे तो 1 हो गया ये आर्कटिक। इस तरह से याद रखेंगे 16, 8, 7, 1। ठीक है। प्रतिशत में देखेंगे तो लगभग 45.77 यहाँ पर दिया है, यानी 46% आपका प्रशांत महासागर फैला हुआ कुल सागरी जल पे। उसके बाद से आप देखेंगे कि अटलांटिक महासागर, इसका आधा यहाँ पे था तो परसेंटेज में भी लगभग इसका आधा यहाँ पे है 22.83, ये 2 है तो यहाँ पे 2 हो गया 20.34, उसके बाद से 3.91 ये प्रतिशत दिया हुआ है। तो इस आंकड़े को आपको याद करना जरूरी है, और इधर भी इसको देख लीजिएगा कि कितना लगभग है, कभी मैच द कॉलम में दे सकता है। पृथ्वी के कुल स्थलीय क्षेत्रफल, स्थल का क्षेत्रफल आपको मैं पीछे बताया था कितना था, 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर था। से अकेले प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल क्या है? अधिक है। क्षेत्रफल प्रशांत महासागर कितना है? 16.57 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और ये स्थल कुल कितना है? 14, तो आप यहीं देख रहे हैं कम है। कितना ये है प्रशांत महासागर से कम? तो यह है 1.68, प्रशांत महासागर अधिक है स्थलीय क्षेत्रफल से। अटलांटिक महासागर किस आकार का है? तो एस आकार का है। ये प्रश्न तो सामान्य है, सबको आता होगा, इसी आकार का दिखता है। अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको सागर कहाँ कहाँ है। प्रशांत महासागर यहाँ है, प्रशांत। अब आप लोगों को लगता है कि ये बहुत बेसिक चीज़ बता रहे हैं तो सब जानते हैं, तो यदि आपको आता है तो आप वीडियो स्किप करिए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ाइए। जो चीज़ें आपको लेना है उतना ही पढ़िए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरा पूरा का पूरा वीडियो देखिए, मेरा व्यूज घंटों में जाएगा, बड़ा अच्छा ये नहीं। आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है ये है। अगर जो ये बेसिक्स है तो आप स्किप करते हुए आगे बढ़िए, फॉरवर्ड करके आगे बढ़िए। ये देखिए अटलांटिक महासागर एस आकार का, ये जो मैं बता रहा था एस आकार का ये दिखेगा इसे। उसके बाद से हिंद महासागर है तीसरे नंबर पर, सबसे बड़ा महासागर। उसका आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर ये हो गया। अब इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो जानिए। ये जो तट है ये प्रशांत महासागर का कौन सा तट है? तो आप सोचेंगे कि ये पूरब में है तो ये पूर्वी तट है। नहीं, प्रशांत महासागर के हिसाब से यह पश्चिमी तट है, और एशिया का ये क्या है? पूर्वी तट है। अब इसको ऐसे मैप से समझिए, ये प्रशांत महासागर बीच में आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं एशिया वाला इधर हिस्सा है, तो ये प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट हो गया। और ये महासागर जो है का पूर्वी तट हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला हिस्सा है। तो इसको अच्छे से समझिए क्योंकि इसकी टर्मोलॉजी आगे भी इस्तेमाल होने वाली है। महासागरीय नीतल के ऊंचावच, महासागरीय नीतल एवं ऊंचावच को ज्यामितीय वक्र हिप्सोमेट्रिक कर्व द्वारा दर्शाया जाता है। ये जानते रहिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरे गंभीर सागरीय मैदान, गहरे या गंभीर सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त, कुछ भी लिखे। इंग्लिश यदि आपको याद है तो हर पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, तो कोशिश करिए कि यही याद रखिए। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन, ओशन ट्रेंच। और इसको यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जैसे कॉन्टिनेंटल लैंड मास है, ये ऊपर है, ये सी लेवल है आपका, इससे ऊपर जो है वह कॉन्टिनेंटल लैंड मास है। आप देख रहे हैं कि ऊपर कितना कम ऊंचाई दिखाया गया, गहराई देख रहे हैं इस रेशियो में ज़्यादा दिख रहा है। तो सबसे पहला है सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये देखिए ये हो गया। और सबमरीन कैनियंस, आपको बताया था कैनियंस पाए जाते हैं, अब इसका डिटेल में बताऊंगा इसमें जो भी स्ट्रक्चर है। उसके बाद से ट्रेंच, ये गहराई होता है। और ये हो गया आपका अबेसल, गंभीर सागरीय मैदान, ये दोनों जहाँ पे होते हैं वहीं पर यह ट्रेंच पाया जाता है। तो ये महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें, देखिए महासागरीय प्लेट ऐसे आ रही है, महाद्वीपीय प्लेट ऐसे आ रही हैं। यहाँ पे सबडक्शन हो रहा है, यानी कन्वर्जेंस हो रहा है, आपस में सट रही हैं। तो जो भारी रहता है वो नीचे चला जाता है। तो आप जानते हैं महाद्वीप आपका स्थल दिखता जरूर है, लेकिन सागर का जो क्रस्ट है वह ज़्यादा डेंस होता है, भारी होता है, तो यह नीचे चला जाता है। जैसे है कार आ रही है इधर से मोटरसाइकिल आ रहा है, दोनों लड़ेगा तो कौन हवा में जाएगा? तो मोटरसाइकिल वाला हल्का है वो ऊपर जाएगा और कार नीचे रह जाएगी। तो उसी कंसेप्ट पे ये है।
तो महासागरीय क्रस्ट भारी होता है, वह नीचे चला जाता है और महाद्वीपीय जो भाग है वह ऊपर की तरफ जाता है। यहीं पर ट्रेंच का निर्माण होता है। इसको मैं डिटेल आगे बताऊंगा। पहले 4 को मैं बताना चाहता था, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल और गंभीर सागरीय मैदान और यहाँ पे गर्त ट्रेंच। महासागरीय नीतल के ऊंचावच, रिलीफ ऑफ द ओशन बेसिन। अब तक बेसिक्स था, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। महाद्वीपीय मग्न तट, क्षेत्रफल कितना होता है इसका, कुल क्षेत्रफल का महासागरों में 8.6% ये कवर किया होता है। औसत ढाल इसका 1 या 1 डिग्री से कम होता है। गहराई मीटर में 150 से 200 मीटर तक गहराई होता है या 100 फैदम हो सकता है। सर्वाधिक विस्तार आप देखेंगे महाद्वीपीय मग्न तट का, तो इसका आर्कटिक महासागर में देखने को मिलता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल में यदि आप आ जाते हैं तो 8.5, इससे 0.1 कम है इसका, किसका, महाद्वीपीय मग्न ढाल का। इसका औसत ढाल है 2 से 5 डिग्री। इसका औसत ढाल पूछता है हमेशा, तो औसत ढाल कितना हो गया, 4 डिग्री। आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको याद रखिएगा। एक आध परीक्षा में 5 दिया हुआ है लेकिन 4 ही मैक्सिमम बार आया है, इसको याद रखेंगे। औसत गहराई कितना होता है, तो 200 से 3000 मीटर, यानी कि 200 मीटर से लेकर के 3 किलोमीटर तक गहराई इसकी महाद्वीपीय मग्न ढाल की होती है। इसका सर्वाधिक विस्तार अटलांटिक महासागर में देखने को मिलता है। अगला है गंभीर सागरीय मैदान। यह 75.9% क्षेत्रफल यह घेरे हुए है। इसका ढाल अत्यंत मंद होता है, यानी कि 1 डिग्री से इसका ढाल कम ही होता है। और गहराई पूछता है, यह अक्सर परीक्षाओं में आता है कि गंभीर सागरीय मैदान की गहराई कहाँ से कहाँ, 3000 मीटर से लेकर के 6000 मीटर तक इसकी गहराई होती है। सर्वाधिक विस्तार इसका प्रशांत महासागर में है, उसके बाद हिंद महासागर में। बड़ा जरूर अटलांटिक महासागर है, लेकिन हिंद महासागर में सागरीय मैदान का ज़्यादा विस्तार है। इसका कारण आगे अभी पता चल जाएगा। गंभीर सागरीय गर्त यहाँ पर दिया है, ये देखिए 7% क्षेत्रफल ये घेरे हुए है। इसका ढाल अत्यंत तीव्र होता है और यह जो होता है गहराई इसकी 8 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर के बीच होती है। प्रशांत महासागर में इसका सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब इसको देखते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है तथा ग्रेनाइट से निर्मित है। द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो महाद्वीपीय मग्न तट है उसका उद्भव या उत्पत्ति किस प्रोसेस हुई है, तो सिंपल फॉल्टिंग एलॉन्ग कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पर सिंपल फॉल्टिंग के द्वारा हुई है, याद रखेंगे। औसत गहराई महाद्वीपीय मग्न ढाल का आपको मैं बताया था 150 से 200 मीटर। फिर से वो रिपीट हो रहा, चूंकि ये टॉपिक आया तो थोड़ा डिटेल में इसको बताना है। 100 फैदम में बता रहा था, तथा चौड़ाई 80 किलोमीटर। 1 फैदम बराबर कितना हो जाता है, 6 फीट संभवतः होता है, उसको मैं बताऊंगा आगे। चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है। औसत ढाल यहाँ पे 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम होता है। महाद्वीपीय मग्न तट नदियों के मुहाने पर सामान्यतया चौड़े होते हैं। जहाँ पे नदी जा करके महासागर में मिलती है वहाँ पे मग्न तट चौड़ा होता है, क्योंकि अवसाद ले जा करके सागर में छोड़ते हैं तो और उथला वह आगे का हिस्सा बनता जाता है। लेकिन मिसिसिपी का मुहाना अपवाद स्वरूप सकरा है। मिसिसिपी का जो मुहाना है वहाँ पे मग्न तट सकरा है, जबकि आपको बताया गया कि वहाँ पे चौड़ा होना चाहिए। जहाँ तटों पर उच्च पर्वतीय भाग पाए जाते हैं, इसको ध्यान से सुनिए आप लोग, वहाँ मग्न तट नहीं होते हैं या संकीर्ण होते हैं। जिस तट के सहारे ऊंचे ऊंचे पर्वत होंगे वहाँ मग्न तट सकरा होगा। जैसे चिली, यही एग्जाम्पल में बार बार पूछता है। दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट एंडीज पर्वत है, आप जान रहे हैं, तो चिली दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट एंडीज पर्वत, एवं सुमात्रा का पश्चिमी तट, ये इस पर पर्वतीय भाग है सुमात्रा का, इसलिए इधर इसके पश्चिमी तट पे मग्न तट का विस्तार बहुत कम पाया जाता है। इसके अपवाद भी कुछ हैं, वो मैं आप लोगों को आगे अभी बताऊंगा। सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर में देखने को मिलता है, उसमें भी साइबेरियन शेल्फ। यह है 1500 किलोमीटर में इसका विस्तार पाया जाता है। प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र, ये मग्न तट जो होते हैं मछली पकड़ने के लिए सर्वोत्तम स्थान होते हैं, एवं पेट्रोलियम और गैस का लगभग 20 से 30% यहीं से प्राप्ति होती है मग्न तट से दुनिया का। शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है। जहाँ से तेज ढाल शुरू होगा वहीं पर जो है मग्न तट का समाप्ति माना जाता है, जिसे शेल्फ अवकाश कहा जाता है।
इसको सेल्फ अवकाश यानी मग्न तट का अवकाश कहा जाता है। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग याद रख लीजिए। भारत में सर्वाधिक चौड़ा मग्न तट नर्मदा, ताप्ती व माही आदि नदियों की एस्चुरी के सामने पाया जाता है। ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, इसका जितना भी अवसाद है वो भाटा के साथ सागर के अंदर चला जाता है, इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक चौड़ा मग्न तट देखने को मिलता है। शोल क्या है? उथले जल का विस्तार, अर्थात जल के विस्तार में रेत का टीला या चट्टानी क्षेत्र, विशेष रूप से वह जो कम पानी में दिखाई देता है। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। डिटैच्ड एलिवेशन विथ शैलो डेप्थ, ये इसका है। महाद्वीपीय मग्न ढाल दूसरा था। महाद्वीपीय मग्न तट एवं गंभीर सागरी मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले क्षेत्र को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है, जो महाद्वीप का एक भाग है। महाद्वीपीय मग्न ढाल महाद्वीपों की समाप्ति का सूचक है, जहां पर अवसादों का अभाव होता है। यहाँ कह रहा है जो महाद्वीप का एक भाग है। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन में प्रश्न पूछा गया था कि इसमें से कौन सही है, तो उसमें जो है महाद्वीप का हिस्सा माना है महाद्वीपीय मग्न तट को। लेकिन जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो देखते हैं ये ट्रांजिशन जोन है, ये महाद्वीप की समाप्ति का सूचक है और महासागर का प्रारंभ का यह द्योतक होता है। तो यहाँ पे दे रहा है महाद्वीपों की समाप्ति का सूचक है, जहाँ पर अवसादों का अभाव है। इस पर ढाल है तो इस पर सेडिमेंट्स अवसाद नहीं आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ किताब में पढ़ रहा था, उसमें दिया हुआ है कि अवसाद पाए जाते हैं, लेकिन यही मान के चलिए कि इस पर अवसादों का अभाव होता है। औसत ढाल 4 डिग्री होता है। 2 से 5 तो आप समझ रहे हैं, लेकिन औसत ढाल आपको पता है 4 डिग्री, आप याद रखेंगे। अंतःसागरी कंदराएं, यह प्रमुख विशेषता होती है महाद्वीपीय मग्न ढाल की। महाद्वीपीय मग्न ढाल पर तट के लंबवत, तट के समानांतर नहीं, लंबवत, अभी फिगर में ले आऊंगा, उस पर दिखाऊंगा कि लंबवत कैसे हो रहा है, वह बड़ी नदियों के मुहाने पर पाए जाते हैं। कई बार कैनियन बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर विस्तृत होकर महाद्वीपीय सेल्फ यानी महाद्वीपीय मग्न तट व ढालों को आर पार काटती नजर आती हैं। हडसन कैनियन है अटलांटिक महासागर में, न्यू जर्सी यूएसए में, विश्व का सबसे प्रसिद्ध कैनियन है, इसे याद रखिएगा। जेमजूम कैनियन भी है और भी कैनियन है, वो सब आप याद रख लीजिएगा। तो ये मैं बताया था। गंभीर सागरी मैदान, डीप सी प्लेन, महासागरी मैदान अधिकांशतः कहाँ पर इसका विस्तार देखने को मिलता है, तो 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 70 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच नहीं मिलते हैं। महासागरी मैदान अधिकांशतः नहीं मिलते हैं इनके बीच में, 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच महासागरी मैदानों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण के बीच देखने को मिलता है। महासागरी नीतल के 4 उच्चावचीय स्वरूपों में गहन, गहरे या गंभीर सागरी मैदान, कुछ भी लिख देता है इसको, डीप सी प्लेन अंग्रेजी में, हिंदी में गहन कोई इस्तेमाल करता है, कोई गहरे करता है, कोई गंभीर सागरी मैदान करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। का सर्वाधिक विस्तार कितना है, 75.9% पाया जाता है। अभी एक आपको समराइज टेबल दूंगा, उसी से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ये तो आपको मैं बता ही रहा हूँ। महासागरी गर्त, ओशन ट्रेंच, अब इसमें महासागरी गर्तों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो विवर्तनिक क्रियाओं से हुई, टेक्टोनिक प्रोसेस से हुई है। सर्वाधिक गर्तें प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं, इसके बाद अटलांटिक महासागर में और सबसे कम हिंद महासागर में देखने को मिलते हैं, तो इसको याद रखेंगे। उच्चावच की लघु आकृतियां तो 4 हो गई। कुछ गंभीर सागरी मैदान में कुछ लघु आकृतियां देखने को मिलती हैं, जैसे इसका नाम याद रखिए, महासागरी कटक, जलमग्न कैनियन, गैयाट, नीतल पहाड़ियाँ, सी माउंट इसी को बोलते हैं, प्रवाल भित्ति एवं द्वीप। तो इसको मैं डिटेल आप लोगों को बताऊंगा आगे, लेकिन यहाँ देख लीजिए ट्रेंच आपका जहाँ सबडक्शन हो रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे कटक का निर्माण हो रहा है। देखिए ये भी सागरीय आपका प्लेट है और ये भी सागरी प्लेट है, लेकिन दोनों 2 दिशाओं में जा रही हैं। तो जब यहाँ सरक रही है तो जोन ऑफ डाइवर्जेंस इसको कहेंगे, मतलब इसमें से दूर एक दूसरे से हट रही हैं। तो मैग्मा आपका स्टेनोस्फीयर से मैग्मा इसमें आता है और यहाँ पर धीरे धीरे जमता जाता है और यह पर्वतों का रूप लेकर के कई बार बाहर निकल जाता है, तो ये आइलैंड हो जाता है। और जिसका चपाट जो रहता है सिरा, उसको गैयाट कहते हैं। तो ये आप देख लिए, मिड ओसेनिक रिज इसको कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये स्लोप है, सेल्फ है, यहाँ पे बता रहा है।
आगे देखते हैं महासागरों के प्रमुख स्मरणीय तथ्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको ध्यान से आप देख लेंगे तो परीक्षा में कंफ्यूजन नहीं होगा। क्षेत्रफल के हिसाब से प्रथम स्थान किसका है? प्रशांत महासागर का है, दूसरा अटलांटिक, तीसरा और हिंद महासागर का है। उसके बाद औसत तापमान यदि देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सभी महासागरों में औसत तापमान जो देखने को मिलता है वह प्रशांत महासागर का है 19.1 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो दूसरा स्थान हिंद महासागर का है 17.03 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद अटलांटिक महासागर का तीसरे स्थान पर नाम आता है। और संपूर्ण पृथ्वी का जो औसत महासागरीय टेम्परेचर है 17.2 डिग्री सेल्सियस है आपका। लवणता प्रति 1000 ग्राम, यह अक्सर किताबों में प्रतिशत में या परीक्षाओं में भी प्रतिशत में देता है, लेकिन ये लवणता को दर्शाने का ये सिंबल होता है। इसको बताते हैं प्रति 1000 ग्राम जल में कितना ग्राम नमक है। तो प्रति 1000 ग्राम जल में, इसको प्रतिशत में भी देगा तो आप टिक करेंगे, ये नहीं कि ये खोजने लगी एग्जाम में। तो प्रशांत महासागर में 31 से 35, अटलांटिक में 36, यानी सर्वाधिक यदि लवणता देखने को मिलती है तो वह अटलांटिक महासागर में। उसके बाद दूसरा स्थान आता है हिंद महासागर का। सबसे कम कौन सा है लवणी, तो या इसमें लवणता कम है किसकी, तो यह है आपका प्रशांत महासागर। आर्कटिक महासागर का यहाँ बता नहीं रहा हूँ, इन्हीं 100 में आता है। उसके बाद संपूर्ण औसत जो है पृथ्वी पर सभी महासागरों का औसत जो लवणता है वह है सैलिनिटी, वह 35 है प्रति 1000 ग्राम, या परसेंट में भी देता है। बार बार कह रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा इसको लेकर के। मग्न तट प्रशांत महासागर में 5.7%, सबसे ज़्यादा यहाँ पर अटलांटिक महासागर में 13.3%, लेकिन इसको मैं येलो से इसलिए दिखाया हूँ कि क्योंकि यह दूसरे स्थान पे है। प्रथम स्थान पे आप जानते हैं कि आर्कटिक महासागर है, और उनका यहाँ पे मैं डिटेलिंग कर नहीं रहा हूँ। आप देख रहे हैं प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर और संपूर्ण पृथ्वी को ही बता रहा हूँ, तो इसलिए दूसरे स्थान पे। इनमें यह पहले स्थान पे है। हिंद महासागर का 4.2% इसमें है। सबसे कम जो है मग्न तट हिंद महासागर में देखने को मिलता है। उसके बाद से संपूर्ण पृथ्वी का आपको बताया ही था कि संपूर्ण महासागरों का मग्न तट 8.6% है। अब मग्न ढाल 7% प्रशांत महासागर में, और सबसे अधिक विस्तार में बताया था अटलांटिक महासागर में, यह देखने को मिलता है। ये ग्रीन से है, जहाँ भी ग्रीन है वो पहले स्थान पे है। उसके बाद से 6.5% हिंद महासागर में। और कुल इसका मग्न ढाल के अंतर्गत क्षेत्रफल है 8.5, मैं बताया था कि इससे 1 पॉइंट कम है। अगला है मैदान, प्रथम स्थान है प्रशांत महासागर का, उसके बाद से हिंद महासागर में फैला हुआ है, तीसरा स्थान है अटलांटिक महासागर में। कुल जो क्षेत्रफल है महासागर का उसका 75.9% किसमें फैला हुआ है, मैदान के अंतर्गत आता है। औसत गहराई इसका देखिए 4280 मीटर, इसका 3900 मीटर, और हिंद महासागर का 4000 मीटर, और कुल जो जलीय भाग है उसका 3800 मीटर है आपका। ये याद रखेंगे, पीछे में बताया भी था। सबसे गहरी गर्त, दुनिया की सबसे गहरी गर्त कौन है, मेरियाना, ये आपका प्रशांत महासागर में है। तो प्रशांत महासागर का भी सबसे गहरा गर्त हो गया। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त प्यूर्टो रिको, और हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा, या इसी को जावा गर्त भी कहते हैं। और दुनिया में आपको मैं बताया है मेरियाना सबसे गहरा गर्त है। उसके बाद ऊज, यानी कि पैलेजिक निक्षेप की बात कर रहा है ऊज, तो आप देखेंगे कि प्रशांत महासागर में रेडियोलेरियन ऊज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अटलांटिक महासागर में टेरापॉड या टेरापोड लिखा हुआ है। ग्लोबिजरीना हिंद महासागर में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर देखने को मिलता है। और संपूर्ण महासागर के मैदान की तली में, गंभीर सागरीय मैदान में लाल मृत्तिका का विस्तार सर्वाधिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका ऊज में बता रहा हूँ, ये परीक्षाओं में आता है, तो इसको याद रखेंगे। महासागरीय गर्त एवं कटक के अंतर्गत हम जो है बहुत डिटेल में गर्त, कटक और आइलैंड के बारे में भी पार्ट 2 वीडियो में जल्द ही आपको 1 हफ्ते के अंदर उपलब्ध करा दूंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा। मेरा अब छुट्टी चल रहा है तो कुछ वीडियो आपको मिलेंगे मैप की सहायता से, एकदम डिटेल में इतना अच्छा बताया हूं कि आपको आनंद आ जाएगा, विश्वास करिए। यह टीजीटी पीजीटी नेट के लिए ही मैं, आप जानते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के को ध्यान में रख के ही वीडियो बनाता हूँ। तो आप यदि चाहें तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है वो देखते हैं। नॉट जलयान की गति का
माप किस में किया जाता है? नाट में किया जाता है। नाटिकल मील, समुद्री दूरी का मापन किया जाता है नाटिकल मील में। 1 नाटिकल माइल इक्वल टू कितना होता है? 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर में होगा ये। आर्कटिक महासागर में समुद्री बर्फ का अधिकतम विस्तार किस महीने में होता है? आर्कटिक महासागर में मार्च महीने में होता है। अगर जो मार्च महीना नहीं रहा तो इसके आसपास का जो महीना होगा उसको आप टिक करेंगे। और आर्कटिक महासागर में ही समुद्री बर्फ का न्यूनतम विस्तार, कब सबसे कम विस्तार हो जाता है बर्फ का? तो सितंबर महीने में होता है, इसको ध्यान रखेंगे। जीवाश्म जल क्या है या फॉसिल वाटर को क्या कहते हैं? पैलियो वाटर के रूप में भी जाना जाता है, जो भूमिगत जल के रूप में हजारों लाखों वर्षों से भूगर्भिक संरचनाओं में फंसा है, यानी कि वो सुरक्षित हो गया है तथा अब सतही पुनर्भरण से अलग हो गया है। अब उसे वाटर रिचार्ज वो फिर से नहीं हो सकता, ऐसा वो जगह जाके फंसा हुआ है। इसे सीमित संसाधन माना जाता है। सागर तल पर मानक वायुदाब कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो इससे जुड़ा नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। 1013.25 MB मिली बार्स में आप जानते हैं कि वायुदाब को मेजर किया जाता है, तो MB होता है। इस डाटा को याद करना बहुत जरूरी है, याद रखेंगे। हिंद महासागर को ब्रिटिश झील कहा जाता है। ब्रिटिश झील हिंद महासागर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिंद महासागर के चारों तरफ जितने भी देश हैं उस पर ब्रिटेन का शासन रहा है और इसीलिए हिंद महासागर को ब्रिटिश झील की उपमा दी गई है। समुद्र तल स्तर में भूमंडलीय परिवर्तन, ठीक है, भूमंडलीय पूरे विश्व स्तर पर समुद्र तल में जो परिवर्तन होता है सुस्थितिक परिवर्तन के कारण होता है। अब इसमें कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण है, तो पर्यावरण टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या क्या बहुत सारे कारण है, सभी मिलाकर के इसी को बताते हैं सुस्थितिक परिवर्तन। इसी को इंग्लिश में याद रख लिए, यूस्टैटिक चेंज, ठीक है। तो ये यही कारण होता है समुद्र स्तर में भूमंडलीय परिवर्तन का, परीक्षा में आया हुआ है। प्लावी हिमशैल का 90% भाग समुद्र जल में डूबा रहता है। आप जानते हैं कि जब बर्फ को पानी में डालते हैं तो उसका 90% हिस्सा पानी में डूबा रहता है और 10% आपको दिखाई देता है। इसलिए इसके पिघलने से सामुद्रिक जल स्तर पर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया रहता है बड़ा प्रभाव, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं, क्योंकि 90% ऑलरेडी डूबा हुआ है और इतना नहीं तैर रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर अधिक अम्लीय बन गए हैं, सतह के तापमान में वृद्धि हुई है तथा आगामी वर्षों में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण करेंगे। ये विशेषताएं, आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चला है, इसलिए इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। 1880 से समुद्री जल स्तर में 1 इंच के लगभग 6/10वें भाग यानी 1.5 सेंटीमीटर की दर से वृद्धि हुई है। ये सब आंकड़े अब पूछे जा रहे हैं, देखना पड़ेगा आप लोगों को। नासा के अनुसार 1993 से 2023 तक वैश्विक औसत समुद्र स्तर में 100.5 मिलीमीटर की अनुमानित वृद्धि हुई है। अब आपको इस वीडियो से संबंधित जितने भी पिछली परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस सेट 1 में ओशनोग्राफी के अंतर्गत आपको 2-3 दिन के अंदर उपलब्ध इसको करा दूंगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए, लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।